ये कहानी है प्रेम की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है छल की। नमस्ते, मैं हूँ फरियाल गौस सैयद और आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ वो एक ऐसी कहानी है जो बनी भारतीय साहित्य की एक अनोखी मिसाल। इस कहानी के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर और इस कहानी का नाम है चोखेर बाली। शुरू करते हैं। महेंद्र दादा कोलकाता के सबसे रईस खानदान में जन्मे थे। उनकी परवरिश आले दर्जे की। महेंद्र दादा बचपन से ही काफी जिद्दी थे, इतने जिद्दी कि वो कभी किसी की बात नहीं मानते, हमेशा सामने वाले का कहना टुकराते और हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाते। ऐसे हमारे महेंद्र दादा की अभी तक शादी नहीं हुई थी और यही बात उनकी बूढ़ी और विधवा माँ राजलक्ष्मी जी को दिन रात सताती। राजलक्ष्मी जी ने कई बार महेंद्र दादा से शादी की बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार महेंद्र दादा नकार देते। लेकिन आज न जाने क्यों महेंद्र दादा को अपनी माँ पे तरस आ गया और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। बस बिना वक्त गवाए राजलक्ष्मी जी ने अपनी मायके अपने सबसे करीबी दोस्त की बेटी का रिश्ता महेंद्र दादा के लिए तय कर दिया। ये लड़की ना सिर्फ सुंदर और सुशील थी बल्कि पढ़ी लिखी भी थी और यही बात राजलक्ष्मी जी को भा गई। बस पूरा कोलकाता तैयार था महेंद्र दादा की शादी के लिए। लेकिन क्या महेंद्र दादा तैयार थे? महेंद्र दादा शतरंज के मांझे हुए खिलाड़ी थे और इसी मांझे हुए खिलाड़ी ने अपनी पहला खेल खेला। शादी से ठीक 5 दिन पहले महेंद्र दादा ने शादी करने से इनकार कर दिया। राजलक्ष्मी जी के पैरों तले की जमीन सरक गई। उन्होंने महेंद्र दादा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र दादा ने किसी की भी एक न सुनी। एक कुंवारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का पाप राजलक्ष्मी जी अपने सर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक पर्याय ढूंढा। वो पर्याय थे बिहारी बाबू। बिहारी बाबू, महेंद्र दादा और बिहारी बाबू बचपन के ही पक्के दोस्त थे। इतने अच्छे दोस्त थे कि अगर महेंद्र दादा अपने थाली में अपना खाना झूठा छोड़ चले जाते तो बिहारी बाबू आकर उसे पूरा खा कर साफ कर देते। राजलक्ष्मी जी ने बिहारी बाबू को उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा। बिहारी बाबू बौखला गए। उन्होंने बस इतना कहा, माँ जी, आज तक जितने भी काम महेंद्र दादा ने अधूरे छोड़े मैंने उसे सारे पूरे कर दिए, लेकिन शादी तो 2 लोगों की जिंदगी का सवाल होता है ना। मैं ये निर्णय इतना जल्दी नहीं ले पाऊंगा, मुझे क्षमा करना। उस लड़की का क्या? उसकी तो जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। उसकी घर वालों ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी, लेकिन उस लड़की की किस्मत इस हद तक फूटी हुई थी कि 1 महीने बाद वो विधवा हो गई। खैर, शादी का सिलसिला आज भी शुरू है हमारे घर में और इस बार हमारी उमा काकी ने उनकी भतीजी आशा का रिश्ता महेंद्र दादा के लिए रखा है। महेंद्र दादा और बिहारी बाबू बग्गी में बैठकर आशा के घर आशा को देखने जा रहे थे, लेकिन बग्गी में महेंद्र दादा ने तय किया कि आशा के घर जाकर बिहारी बाबू आशा को पसंद करेंगे और बिहारी बाबू आशा से शादी करने के लिए हाँ कहेंगे। लेकिन वहां जाकर गजब हो गया। आशा के चेहरे के तिल पर महेंद्र दादा का दिल कुछ यूं फिसला कि घर आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आशा से। बिहारी बाबू खामोश रहे, कुछ ना कहा। आशा 19 साल की पगली झल्ली लड़की जिसे घर के कोई काम करने नहीं आते थे, लेकिन महेंद्र दादा की जिद के कारण राजलक्ष्मी जी ने ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए रजामंदी दे दी। शादी को होके 2 महीने हो चुके थे और घर वाली यानी आशा ने घर की कोई भी कारोबार की जिम्मेदारी अपने सर लेने से साफ इनकार कर दिया। अपनी घर की बिगड़ती हालात राजलक्ष्मी जी से देखे नहीं जा रहे थे और वो अपने गांव वाराणसी हमेशा के लिए चली गई। 5 दिन बाद महेंद्र दादा के घर के सामने एक बग्गी आकर रुकी। उसमें से कोई उतरा। उसमें से उतरी वो लड़की जो अब इन तीनों को
कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पे नचाने वाली थी। उस बग्गी से उतरी वो लड़की जो अब इन तीनों की जिंदगी तहस नहस करने वाली थी। उस बग्गी से उतरी वो लड़की जिसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महेंद्र दादा की तबाही थी। उस लड़की का नाम था विनोदिनी। ये वही लड़की थी जिससे शादी करने से महेंद्र दादा ने इनकार कर दिया था, और वो भी ठीक शादी से 5 दिन पहले। विनोदिनी भी शतरंज की उतनी ही मांझी हुई खिलाड़ी थी जितने महेंद्र दादा। इस बार विनोदिनी ने अपना खेल खेला। उसने सबसे पहले आशा से अच्छी दोस्ती कर ली, और वो धीरे धीरे बिहारी बाबू और महेंद्र दादा के करीब आने लगी। अब महेंद्र दादा विनोदिनी में वो सारी बातें ढूंढा करते थे जो वो कभी आशा में ढूंढा करते थे। महेंद्र दादा विनोदिनी के प्यार में अंधे हो चुके थे, लेकिन विनोदिनी वो तो किसी और को ही दिल दे बैठी थी। वो बिहारी बाबू से प्यार करती थी, और बिहारी बाबू भी विनोदिनी से प्यार करते थे। एक शाम बिहारी बाबू ने तय किया कि आज वो जाकर सारी अपनी मन की बात विनोदिनी से कह देंगे, और वो इसीलिए विनोदिनी के कक्ष में गए। लेकिन कक्ष में जाकर जो उन्होंने देखा, उनकी आंख फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि महेंद्र दादा विनोदिनी का पल्लू पकड़े और उसके काफी नजदीक खड़े थे। बिहारी बाबू ने कुछ नहीं कहा। वो उस शाम कहीं गुमनाम हो गए। सबने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये एहसास अपने दिल में दबोच के और अपने पेट में पलते बच्चे को लेकर आशा हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। विनोदिनी शर्म के मारे और अपने टूटे दिल को लेकर अगली सुबह कहीं गायब हो गई। महेंद्र दादा आज भी विनोदिनी और आशा के प्यार में रोते हैं। कुछ साल बाद कोलकाता में ऐसी बारिश हुई जैसे कभी हुई ही ना थी। हर जगह अंधेरा छा गया था। एक काली फिएट एक चौक के सामने आकर रुकी। उस चौक से कोई उतरा और उस गाड़ी से भी कोई उतरा। जो चौक से उतर के गाड़ी की ओर जा रहा था, उसके हाथ में एक दिया सिलाई थी, और जो काली फिएट के से उतरकर उस चौक के पास आ रहा था, कोई जाना पहचाना लग रहा था। छोटी सी दिया सिलाई में मानो 100 सूरज एक साथ जगमगा रहे थे। सालों बाद विनोदिनी और बिहारी बाबू एक दूसरे के सामने थे। लफ्जों की जरूरत ही नहीं थी, आके सारी बातें बयां कर रही थी। अधूरा प्यार एक होने वाला था। उस चौक से विनोदिनी निकली थी और उस फिएट गाड़ी से बिहारी बाबू, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। विनोदिनी ने बहुत हिम्मत जुटाकर सिर्फ एक सवाल बिहारी बाबू से कहा, क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो? इससे पहले कि बिहारी बाबू विनोदिनी को कुछ कहते, फिएट गाड़ी की खिड़की नीचे हुई। ड्राइवर ने आवाज लगाई, सर, मैम साहब आपको गाड़ी के अंदर बुला रही है, आ जाओ जल्दी से। विनोदिनी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने ही घिनौने खेल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इस कहानी के अंत में एक सवाल उठता है, आखिरकार इस कहानी में जीता कौन? महेंद्र दादा, बिहारी बाबू, आशा या विनोदिनी? या इस कहानी में हारा तो हारा कौन? महेंद्र दादा, बिहारी बाबू, आशा या विनोदिनी?
शायद टैगोर जी ने ये सवाल आप पर और मुझ पे छोड़ा है। आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढिए, मैं भी ढूंढती हूँ। तब तक शुक्रिया।